आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं ब्लेक क्राउच के साइंस फिक्शन थ्रिलर रिकर्शन पर। काफी दिमाग घुमा देने वाली किताब है ये। हाँ बिल्कुल, ब्लेक क्राउच जाने ही जाते हैं ऐसी कहानियों के लिए। हमारे पास इसका एक विश्लेषण भी है, स्मृति, समय, पहचान, रिकर्शन का गहरा विश्लेषण। तो हमारा मकसद है इसके जो मूल विचार हैं, यादें, समय, पहचान, इन्हें समझना। सही। कहानी एक अजीब सी महामारी से शुरू होती है, फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम या एफएमएस। ये क्या है असल में? एफएमएस, हाँ, ये कहानी का बिल्कुल केंद्र है। सोचिए, आपको अचानक ऐसी जिंदगियों की यादें आने लगें, एकदम साफ। मतलब ऐसी जिंदगियां जो आपने जी ही नहीं। हाँ बिल्कुल। ऐसी यादें जो महसूस होती हैं कि आपकी ही है पर है नहीं, और इसका नतीजा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ पागलपन की हद तक पहुंच जाते हैं, और कुछ आत्महत्या भी कर लेते हैं, जैसा किताब में दिखाया है। वाकई डरावना है। बहुत ज्यादा। कहानी फिर दो किरदारों के जरिए आगे बढ़ती है, दो अलग अलग टाइमलाइन में, है ना? हाँ बिल्कुल। एक तरफ 2018 में एनवाईटी डिटेक्टिव बैरी सटन है, वो एफएमएस से जुड़ी एक मौत की जांच कर रहे हैं। और दूसरी तरफ 2007 में है न्यूरो साइंटिस्ट हेलेना स्मिथ। वो एक मशीन, एक कुर्सी बना रही हैं यादें सहेजने के लिए। अच्छा, अल्जाइमर के मरीजों के लिए, अपनी माँ की वजह से शायद। हाँ बिल्कुल, अपनी माँ के अल्जाइमर की बीमारी से प्रेरित होकर। एक बहुत नेक इरादा था उनका। लेकिन यहीं कुछ गड़बड़ होती है, कहानी यहीं से पलटती है। हाँ, यहीं पर एंट्री होती है एक टेक अरबपति मार्कस स्लेड की। वो हेलेना की रिसर्च को देखता है, उसे फंड करता है। मदद के लिए? या नहीं, उसका इरादा नेक नहीं था। वो सोचता है कि हेलेना की तकनीक से यादें बदलकर वो अतीत को बदल सकता है। लेकिन हुआ कुछ और ही। क्या मतलब? ये तकनीक सिर्फ यादें सहेजने या बदलने तक नहीं रुकी। ये असल में लोगों की चेतना को, उनके कॉन्शियसनेस को, उनके अतीत के शरीर में वापस भेजने में कामयाब हो गई। बाप रे, मतलब सचमुच का टाइम ट्रैवल, अतीत में वापस जीना? हाँ बिल्कुल, वही। अब सच में अतीत में जाकर चीजें बदल सकते थे, लेकिन इसके नतीजे बहुत भयानक निकले। भयानक कैसे? क्या हुआ? देखिए, जब भी कोई अतीत में जाकर कुछ बदलता था, एक नई टाइमलाइन, एक नई हकीकत बन जाती थी। अच्छा। लेकिन जो पुरानी टाइमलाइन थी, उसकी यादें वो लोगों के दिमाग में एफएमएस बनकर रह जाती थी। तो हकीकतें एक दूसरे पर ओवरलैप होने लगी, दुनिया बिखरने लगी। और मार्कस स्लेड, उसने क्या किया? स्लेड ने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सोचिए, टाइम ट्रैवल एक हथियार, पूरी दुनिया में अराजकता, उथल-पुथल मच गई। तो फिर बैरी और हेलेना, उन्हें इसे रोकना था। हाँ, यही कहानी का दिल है। बैरी जो अपनी बेटी की मौत के दुख से जूझ रहा है, और हेलेना जो अपनी खोज के नतीजों से परेशान है, उन्हें मिलकर इस तबाही को रोकना है। ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। वो बार बार समय को रीसेट करते हैं, अलग अलग टाइमलाइन में मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं, उस तकनीक को बनने से रोकने के लिए। उनका जो रिश्ता है वो भी कई मुश्किलों से गुजरता है। बैरी का किरदार सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं लगता, उसका जो अपना दर्द है बेटी की मौत का, वो उसे कैसे चलाता है। हाँ, शुरुआत में तो अपनी बेटी की मौत के दुख और एफएमएस के कनेक्शन की वजह से इसमें पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाई उसकी निजी लड़ाई से बढ़कर पूरी हकीकत को बचाने की लड़ाई बन जाती है। वो एक तरह से कहानी का नैतिक केंद्र बन जाता है। और हेलेना, जिसने अनजाने में ये सब शुरू किया, उस पर बहुत बड़ा बोझ है, अपनी खोज के अनपेक्षित विनाशकारी परिणामों का। वो शुरू तो नेक इरादे से करती है, पर फिर उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो इसे ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। और स्लेड, वो तो जैसे बेलगाम तकनीकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। बिल्कुल, दिखाता है कि कैसे अच्छी तकनीक भी गलत हाथों में पड़कर कितनी खतरनाक हो सकती। और आपने बैरी और हेलेना के रिश्ते की बात की, ये भी एक अहम हिस्सा है कहानी का। हाँ बहुत। उनका रिश्ता कई टाइमलाइन में बनता बिगड़ता है, यादें मिट जाती हैं, बदल जाती हैं, पर उनका जुड़ाव वो कहीं ना कहीं बना रहता है। ये उपन्यास के एक बड़े सवाल को भी छूता है कि हमारी पहचान क्या सिर्फ हमारी यादों का जोड़ है? हाँ बिल्कुल, अगर यादें बदल दी जाएं या मिटा दी जाएं, तो क्या हम वही इंसान रहते हैं? ये तकनीक के नैतिक पहलुओं पर भी सवाल उठाता है। इसी लेखक ब्लेक क्राउच ने अपनी पिछली किताब डार्क मैटर में भी ऐसे ही पहचान और अलग-अलग वास्तविकताओं के सवाल उठाए थे। हाँ, डार्क मैटर भी जबरदस्त थी। बिल्कुल, लेकिन रिकर्जन में यादों का जो एंगल है वो इसे और भी ज्यादा पर्सनल और शायद परेशान करने वाला बना देता है। और ये सवाल भी कि क्या अतीत को बदलना सही है अगर मौका मिले तो, और उसकी कीमत क्या होती है? सही कहा,
उपन्यास दिखाता है कि हर बदलाव की एक कीमत होती है, अनचाहे नतीजे होते हैं। प्यार और बलिदान ये भी बहुत मजबूत थीम है, खासकर बैरी और हेलेना के जरिए। ये सोचने पे मजबूर करता है कि जिसे हम हकीकत या वास्तविकता कहते हैं वो कितनी नाजुक है। हाँ, कितनी आसानी से बदल सकती है, या शायद ये उतनी ठोस है ही नहीं जितना हम सोचते हैं। क्राउच के लिखने की स्टाइल की भी बात करनी चाहिए। बहुत तेज रफ्तार। हाँ, बिल्कुल सिनेमाई अंदाज है। छोटे चैप्टर, अलग अलग किरदारों के नजरिए से कहानी पाठक को बांधे रखती है। तनाव तो है ही, पर इसमें एक गहराई भी है, दार्शनिक सवाल भी उठाती है। बिल्कुल, एक्शन और थ्रिल के साथ साथ ये गहरे भावनात्मक और अस्तित्व संबंधित सवाल भी पूछती है। शायद इसीलिए इसे इतनी तारीफ मिली, ये बेस्टसेलर बनी। और अब तो इस पर नेटफ्लिक्स पे कुछ बन भी रहा है। हाँ, शोंडा राइम्स और मैट रीव्स मिलकर इस पर एक फिल्म और शायद एक टीवी सीरीज भी बना रहे हैं। काफी बड़ी बात है ये। तो कुल मिलाकर रिकर्जन सिर्फ एक टाइम ट्रैवल वाली साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये यादों पर, पहचान पर, समय के मतलब पर और हमारे वजूद पर एक गहरा चिंतन है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर हमारे जीवन को सार्थक क्या बनाता है, वो पल जो हम जीते हैं या वो यादें जो हम सहेज कर रखते हैं। सही कहा। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, सोचिएगा इस पर। हाँ। अगर आपको अपनी किसी एक शायद सबसे दर्दनाक याद को हमेशा के लिए मिटाने या बदलने का मौका मिले, तो क्या आप ऐसा करेंगे? ये जानते हुए कि ऐसा करने से शायद आप वो इंसान ना रहें जो आज हैं। क्या कोई एक याद इतनी ताकतवर हो सकती है कि उसे बदलने से आपकी पूरी पहचान ही बदल जाए? ये सोचने वाली बात है।